नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऐप में हर मंडे टेस्ट होता है। और अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो पहले तो जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए और रहिए तैयार। हर मंडे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक टेस्ट होता है और 5 बजे बाद आपको अपना, कुछ बच्चों के मैसेज भी आते हैं कि स्कोर या रैंक शो नहीं होता, तो 5 बजे के बाद आपको अपना स्कोर या रैंक बोल सकते हो आप, वो भी शो होती है। सही कौन सा है, गलत कौन सा है, वो सब आपको 5 बजे बाद। यदि आपने सुबह 9 साढ़े 9 बजे टेस्ट अटैम्प्ट कर लिया, तब भी आपको 5 बजे दोबारा क्लिक करके चेक करना है। एग्जैक्ट रैंक और सही गलत सब कुछ आपको वहाँ पर बता दिया जाता है। ये हमारा टेस्ट नंबर 26 था। इससे पहले 25 टेस्ट हो चुके हैं और सभी का सॉल्यूशन वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाल रखा है। यदि आप टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, यूट्यूब से सभी वीडियो को देख लीजिए। ऐप में कई बार टेस्ट आगे पीछे भी हो जाता है, तो इसकी न्यूज़ भी हम यूट्यूब पर ही देते हैं, इसलिए अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लीजिए। ऐप में टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट किया करें, बड़ी मेहनत से हम टेस्ट बनाते हैं। और पेड वीडियो कोर्स अगर आपको लेना है तो उसके लिए भी आपको वहाँ पर हेल्पलाइन मिल जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। आइए आज के इन प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं। जितने भी आज 25 क्वेश्चन पूछे थे, सभी मैंने बड़े विस्तार से आपको समझाऊंगा। लास्ट तक देखना, वीडियो लाइक ज़रूर करना, आपका स्कोर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कितना रहा था। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर करना है। ये वीडियो अपने दोस्तों को आगे फॉरवर्ड ज़रूर करना है। चलिए दोस्तों, प्रश्नों से शुरू करते हैं और नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों, कोशिश की जाती है कि क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिया जाए ताकि हर कोई समझ सके। हमारा प्रयास रहता है कि सबके लिए कंटेंट उपलब्ध करवाया जाए, इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपके दोस्त जितने भी हैं वो भी इसको देख सकें। नंबर 1 सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि एक कॉइल को एसी सप्लाई देने पर उसमें करंट I1 फ्लो होता है और डीसी सप्लाई देने पर धारा I2 फ्लो होती है। दोनों धाराओं में क्रमशः डिफरेंस क्या आएगा। साथियों, हम सभी जानते हैं कि एक कॉइल का बिहेव एसी और डीसी दोनों पर अलग अलग होता है। यदि मैं एसी की बात करूं तो यहाँ पर कॉइल का रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों मिलकर के करंट का अपोजिशन करते हैं, धारा प्रवाह का विरोध करते हैं। वहीं यदि डीसी की बात की जाए तो केवल रेजिस्टेंस धारा प्रवाह का विरोध करता है, उसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं होता है। कंपेरेटिवली एक कॉइल का रेजिस्टेंस कम होता है, हम सभी जानते हैं, और वहाँ तो एक्सेल आने की वजह से धारा का विरोध ज़्यादा हो जाता है, लेकिन डीसी में तो कम रह गया। यानी तुलनात्मक रूप से ये माना जाता है कि एसी में जो करंट होती है वो कम और डीसी में जो करंट होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी हमारे I2 का मान ज़्यादा होना चाहिए था। प्रश्न का उत्तर बी बनेगा, I1 लेस देन I2 होगा। ठीक है, इसीलिए तो माना जाता है कि एसी वाली जो कॉइल या वाइंडिंग होती है उसको अगर डीसी दे देते हैं तो वो तुरंत जल जाती है, जैसा कि ट्रांसफार्मर। लेकिन कुछ कॉइल ऐसी भी तो होती है ना जो डीसी पर ऑपरेट होती है, तो उनको जब डीसी दी तो क्यों नहीं जली वो, फिर हम उसका रेजिस्टेंस हाई रखते हैं। यानी हमने उसको बनाए इसी तरीके का था। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किसके परितः है, परितः मतलब चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा। देखो, मैग्नेटिक फील्ड कब बनता है, जब मूविंग चार्ज हो। ठीक है ना, कॉपर लोहे पदार्थ ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। गतिमान आवेश जब होता है ना तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। यानी धारा का प्रवाह अगर होगा उसी को तो गतिमान आवेश बोलेंगे ना। सी उत्तर आपका यहाँ पर सही रहेगा। दोस्तों, सभी प्रश्नों को लास्ट तक ज़रूर देखना और मुझे अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपका टेस्ट में स्कोर कितना रहा ये भी हमें ज़रूर बताइए। प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पर है। 4 हेनरी की कॉइल में 8 वोल्ट प्रेरित होते हैं, धारा परिवर्तन की दर पूछी है। देखो दोस्तों, प्रेरित ईएमएफ के लिए ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है L × di/dt। ये di/dt होती है ना, यही कहलाता है धारा परिवर्तन की दर। यानी धारा परिवर्तन की दर पूछी गई है, हम यहाँ पर कोई एक एग्जाम्पल के तौर पर x रख लेते हैं। x आपको ज्ञात करना है तो E/L हो जाएगा। यानी
इंड्यूस ईएमएफ में इंडक्टेंस यानी हेनरी का भाग देना है 2 एम्पियर प्रति सेकंड धारा परिवर्तन की दर है। हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही बनेगा। अगला प्रश्न है 3 असमान मान के प्रतिरोध को किसी डीसी परिपथ में कितने तरीके से जोड़ा जा सकता है। दोस्तों यदि तीनों समान मान के होते तब तो इनको जोड़ने के केवल मात्र 4 ही तरीके हैं, यदि समान मान के होते तब। लेकिन जब असमान मान के है तो इनको 8 अलग अलग तरीक़ों से जोड़ा जा सकता है। कैसे? एक बार सभी सीरीज में, एक बार सभी समांतर में, लेकिन उसके बाद श्रेणी और समांतर के जो तरीके बनते हैं वो बनते हैं इनके 3-3, तो टोटल तरीके बनते हैं 8। ठीक है ना, हमारा यहाँ पर बी उत्तर सही रहेगा। 8 तरीके से इसको जोड़ सकते हैं। आप प्रैक्टिस करके देखें। मान लीजिए 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, आप एग्जाम्पल लेकर चलिए, मुझे उम्मीद है आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि औद्योगिक अनुप्रयोग में प्रयुक्त लेड एसिड बैटरी का डिस्चार्ज टाइम लगभग कितना होता है। सबसे पहला देखो कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में हमेशा लेड एसिड बैटरी होती है, ये ध्यान रखना। वैसे बैकअप के तौर पर डीसी सप्लाई का यूज किया जाता है, साथ ही इंडिकेशन और ट्रिपिंग के लिए डीसी सप्लाई का उपयोग किया जाता है। यानी 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इंडस्ट्रियल अनुप्रयोग में किस तरह की बैटरी का उपयोग करते हैं, तो लेड एसिड बैटरी। क्यों यूज किया जाता है, तो बैकअप के तौर पर या इमरजेंसी लाइटिंग के तौर पर। दूसरा इंडिकेशन में, और तीसरा ट्रिपिंग जो होती है ना, जैसे ब्रेकर की ट्रिपिंग कॉइल को जब कमांड आती है, तो ये सब लगभग डीसी सप्लाई से ही किया जाता है। और बैटरी को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो लगभग 8 घंटे तक सप्लाई दे सके। यानी लगभग बैटरी का समय जो है वो 8 घंटे का रखा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस में स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ नहीं है। इंड्यूस ईएमएफ फैराडे के विद्युतचुम्बकीय प्रेरण नियम के अनुसार 2 तरह का है। एक होता है स्टैटिक और दूसरा होता है डायनेमिक, यानी स्थिर और गतिज। डायनेमिक में चालक या चुंबकीय क्षेत्र दोनों में से कोई एक मैकेनिकल रूप से गति करता है। जैसे डीसी जनरेटरों में आर्मेचर घूमता है, एसी जनरेटरों में रोटर रोटेट करता है। स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ में क्या होता है कि ना तो चालक रोटेट करता है और ना ही चुंबकीय क्षेत्र। 2 चालक होते हैं और उनके बीच केवल चुंबकीय क्षेत्र की गति इस तरह से होती है कि वो खुद गति के जैसा लगता हो, जैसे इंडक्शन मोटर में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र। अब स्टेटर वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बनाने का काम कर रहा है, रोटर भी कांस्टेंट है वहाँ पर, रोटर बाद में घूमता है ना, पहले नहीं घूम रहा। तो जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ वो स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ कहलाता है। तो ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर में स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ होता है, जबकि अल्टरनेटर और डीसी जनरेटर में गतिज प्रेरित ईएमएफ होता है। सो अभी हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी रहेगा कि अल्टरनेटर में स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ नहीं होता है। अल्टरनेटर हो या डीसी जनरेटर, उनमें प्रेरित ईएमएफ की प्रकृति को गतिज प्रेरित ईएमएफ कहा जाता है। अगला सवाल व्हीटस्टोन ब्रिज को लेकर है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में जो गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है वो गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेप दर्शा रहा है, तो इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं। देखो हम सब जानते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज को जब हम यूज लेते हैं तो उसको एक संतुलन के सिद्धांत की तरह यूज लेते हैं और उसमें बीच में गैल्वेनोमीटर लगता है। वो ये कहता है कि जब आपका परिपथ संतुलित हो जाए, अर्थात P और Q भुजा का अनुपात R और S भुजाओं के अनुपात के जब बराबर हो जाता है तो परिपथ संतुलित कहलाता है। और ऐसे में गैल्वेनोमीटर कोई विक्षेप नहीं दर्शाता है। बी उत्तर आएगा कि परिपथ हमारा संतुलित है। वैसे गैल्वेनोमीटर का काम करंट को डिटेक्ट करना होता है, ये करंट का मेजरमेंट नहीं देता है, ये ध्यान रखें। जो करंट मापने वाली युक्ति अगर शून्य विक्षेप दर्शाती है ना, इसका मतलब होता है कि परिपथ खुला है। गैल्वेनोमीटर हमें विक्षेप दर्शाने के काम आता है। तो जनरली गैल्वेनोमीटर को लेंज नियम का अनुपालन करने या फिर यूँ कहें कि करंट की डायरेक्शन डिटेक्ट करने के लिए, हम पोलैरिटी डिटेक्ट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे डीसी में एमसी प्रकार का वोल्टमीटर आता है, मूविंग कॉइल प्रकार का, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ रीडिंग होती है, तो उनमें जीरो विक्षेप वैसे ही सेंटर में होता है। खैर अभी हमारा उत्तर बी रहेगा, हमारा परिपथ बैलेंस है, संतुलित कहलाएगा। अगला सवाल है
वोल्टेज का ही एक अन्य रूप है। देखो, अगर वोल्टेज का मैं दूसरा नाम भी आपको बताऊँ ना, तो वोल्टेज का दूसरा नाम पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, इसलिए इसको पोटेंशियल एनर्जी ही कहा जाता है। ठीक है, यानी स्थितिज ऊर्जा, वोल्टेज एक ही बात है। वैसे ही पोटेंशियल बोलते हैं ना कोयल को कि ये कोयल पोटेंशियल फ्री है या ये कॉन्टैक्ट पोटेंशियल फ्री है, ये ऑप्शन रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अगला सवाल, कैपेसिटिव लोड पर अल्टरनेटर की आर्मेचर रिएक्शन कैसी होगी। देखो, एक बात तो ये हो गई कि अल्टरनेटर की आर्मेचर प्रतिक्रिया किस कारक पर निर्भर करती है, इसका मतलब हो गया लोड पर निर्भर करती है, या फिर यूँ बोल दो भार के पावर फैक्टर पर डिपेंडेंट होती है। हम सब जानते हैं कि जब कैपेसिटिव लोड होता है तो पावर फैक्टर लीडिंग प्रकृति का होता है, यानी पावर फैक्टर या लोड के आधार पर अल्टरनेटर में आर्मेचर की रिएक्शन आती है। डीमैग्नेटाइजेशन होता है, उस समय लैगिंग पावर फैक्टर होता है, या फिर यूँ कहो कि इंडक्टिव लोड होता है। क्रॉस मैग्नेटिक होता है जब इकाई पावर फैक्टर हो, या फिर यूँ बोलें रेजिस्टिव लोड हो। मैग्नेटिक यानी चुंबकन प्रकृति कहलाती है जब पावर फैक्टर लीडिंग हो, या फिर यूँ कहें कि लोड कैपेसिटिव हो। खैर, अभी हमारा सी उत्तर सही रहेगा, लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ आपको यहाँ पर 3 प्रश्न समझ में आए होंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे एक्सप्लेन करने के तरीके से सहमत होते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें यार। जितना आप लाइक शेयर करेंगे उतना ही हम मोटिवेट होते हैं और आपको और ज़्यादा वीडियो देने का प्रयास करते हैं। बेलनाकार रोटर में अल्टरनेटरों की संख्या जनरली कितनी होती है, तो 2 होते हैं उसमें, हम सब जानते हैं। 3000 आरपीएम इनके रखी जाती है, और इनको जिसमें उपयोग किया जाता है उसको या तो टर्बो अल्टरनेटर या फिर स्टीम अल्टरनेटर उसको कहा जाता है। 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गए, तीनों प्रश्न ध्यान रखें। पोल कितने होते हैं, आरपीएम कितनी होती है, किस जनरेटर में इनका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, इन्फॉर्मेटिव साइन जो होते हैं उनका बैकग्राउंड कलर कैसा होता है, तो वो ग्रीन कलर के होते हैं, है ना, और आयताकार या वर्गाकार बॉक्स में वो बनाए जाते हैं। खैर, सेफ्टी साइन वाले तो आप सभी को अच्छे से याद होगा, मुझे नहीं लगता किसी को सेफ्टी साइन में कोई प्रॉब्लम होगी क्या। आगे देखो, इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा है। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल से दर्शाया जाता है और इसका फॉर्मूला है 2πfl, और मान रखना है, कैलकुलेशन करनी है, कर लेना। उत्तर बताना मुझे इतना ही आ रहा है क्या, मेरा आई थिंक सी ऑप्शन सही रहेगा। यहाँ पर 157 ओम आएगा। फॉर्मूला बता दिया आपको और मान रखना है, ठीक है। कैलकुलेशन करना, मिलान करना, और आपका आंसर मुझे कमेंट ज़रूर करना कि हाँ जी 12वें प्रश्न का कितना उत्तर आ रहा है। हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं प्रॉब्लम हो या आगे पीछे भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार संयोजन में टोटल पावर कंजप्शन P वाट है। अब यदि डेल्टा में इसे संयोजित कर दिया जाए तो प्रति फेज शक्ति खपत का मान क्या होगा। देखो, वैसे तो क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, ये चीज़ें भी नोटिफिकेशन करना चाहिए कि सेम सोर्स पर है और सेम लोड है, भी जो लोड पावर कंजप्शन करवा रहा है उसको वही सोर्स मिला और वही लोड रहा, तब होता है ऐसे, ठीक है। 2-3 चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा, ध्यान से समझना। सबसे पहला पॉइंट क्या है, पावर के मामले में आ जाइए, तो स्टार का 3 गुना डेल्टा के बराबर होता है। मतलब स्टार में अगर P हो रहा है तो डेल्टा में 3P होगा। स्टार में अगर 1 वाट हो रहा है तो डेल्टा में 3 वाट पावर कंजप्शन होगा। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये होता है कि स्टार की अपेक्षा डेल्टा में जो लाइन करंट होती है वो 3 गुना होती है। यानी स्टार वाली करंट को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डेल्टा वाली लाइन करंट के बराबर है। फॉर एग्जांपल, स्टार में अगर 10 एम्पियर करंट है तो डेल्टा में अपने आप ही लाइन करंट का मान 30 एम्पियर होगा। इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न ये है कि स्टार में 2 फेजों के बीच में जो रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस की हम बात करें आता है, तो वो डेल्टा में अपने आप ही 1/3 होता है। यानी स्टार वाले में 3 का भाग देंगे तब डेल्टा वाले का रेजिस्टेंस बराबर होगा। जैसे अगर स्टार में 3 ओम है तो डेल्टा में 1 ओम ही आएगा। अब उसी वोल्टेज पर जब रेजिस्टेंस 1/3 हुआ तो करंट अपने आप 3 गुना हो गया, सो पावर भी 3 गुना अधिक हो गया। अब आओ इस सवाल में, मतलब अगर यहाँ पर देखो प्रति फेज का पूछा है तो टोटल कितनी है 3P, फेज कितने होते हैं 3, भाग दे दो कितनी आई P, डी उत्तर हो जाएगा ना। अगर यहाँ पर
डेल्टा में टोटल शक्ति कंजप्शन पूछा होता ना तब ए उत्तर आता। यहाँ पर देखो स्टार की तो टोटल दे दी और डेल्टा में एक फेज़ की पूछ रहा है, ठीक है ना। तो एक फेज़ की कितनी हो जाएगी, टोटल 3P हो रही है, तीनों फेज़ों की 3P है, तो एक फेज़ की कितनी हो गई, P हो गई। अगला प्रश्न, 3 फेज़ स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज इसके फेज वोल्टेज के कितने गुने के बराबर होता है। बहुत ही सिंपल है ना, लाइन वोल्टेज √3 इंटू फेज वोल्टेज होता है, ठीक है। और √3 जो है वो 1.732 इसका मान होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि एक संतुलित 3 फेज स्टार संयोजित प्रणाली में प्रत्येक फेज से 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, न्यूट्रल तार में धारा का मान कितना होगा। ध्यान रखें, स्टार में जब लोड बैलेंस हो तो न्यूट्रल में कोई करंट प्रवाहित नहीं होती है, उस समय न्यूट्रल में से प्रवाहित धारा का मान कितना होता है, 0 होता है। ए ऑप्शन के साथ जाना है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में भी कई बार आ चुका है और आपको डायग्राम बनाकर वो दे सकता है इस तरह के प्रश्न, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि किसके सामूहिक रूप को स्ट्रे लॉस बोलते हैं। ए उत्तर आएगा, मैग्नेटिक और मैकेनिकल लॉस। स्ट्रे आनियाँ जो होती है उसमें आयरन लॉस आता है और मैकेनिकल लॉस आता है। आयरन लॉस को मैग्नेटिक लॉस भी बोला जाता है। वैसे ओवरऑल 4 लॉस होते हैं, कौन कौन से, बी और सी ऑप्शन जोड़ दो। विंडेज और फ्रिक्शन मैकेनिकल लॉस का है, स्ट्रेसिस और एडी करंट लोहे हानि का यानी मैग्नेटिक हानि का प्रकार है। अभी आपको ए ऑप्शन के साथ जाना है। अगला प्रश्न है कि किसी भी डीसी मशीन में अनिवार्य रूप से कौन सी वाइंडिंग होती है। डीसी मशीनों में जो वाइंडिंग होती है उसको क्लोज कोयल वाइंडिंग बोलते हैं और एसी स्टेटर में जो वाइंडिंग होती है उसको ओपन कोयल वाइंडिंग बोलते हैं। लेप और वेव तो आगे की बात है, ठीक है ना। सबसे पहले डीसी में जिस वाइंडिंग का प्रकार है तो उसको क्लोज कोयल वाइंडिंग बोलते हैं। लेप और वेव की बात है तो ये वोल्टेज और करंट के हिसाब से होती है, आप सब जानते भी होंगे। लेप किस लिए होगी, हाई करंट के लिए होगी। वेव किस लिए होगी, हाई वोल्टेज के लिए। तो फिर इनमें दूसरा जो है अपोजिट वाला वो लो कर देंगे, है ना। यानी हाई करंट लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज लो करंट। अगला प्रश्न है केल्विन ब्रिज का उपयोग कहाँ करते हैं। केल्विन ब्रिज सबसे पहली बात तो रेजिस्टेंस नापने के काम आता है और अब देखो तो रेजिस्टेंस का ऑप्शन ही एक है, तो वेरी लो अति निम्न मान का जब प्रतिरोध मापन करना हो तो केल्विन ब्रिज का उपयोग करते हैं। 1 ओम या इससे भी कम मान का जब मापना हो, फॉर एग्जाम्पल डीसी आर्मेचर। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर में तापमान निर्धारित करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तापमान का दूसरा नाम हीट रन टेस्ट है और इसी का नाम संपनर टेस्ट और इसे बैक टू बैक टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यानी बैक टू बैक टेस्ट, संपनर टेस्ट या हीट रन टेस्ट बोल सकते हो। ये टेम्परेचर राइजिंग कैलकुलेट करता है। अगला प्रश्न न्यूमेरिकल है, ट्रांसफार्मर का ही है। एक ट्रांसफार्मर में फुल लोड पर कॉपर लॉस 1600 वाट है, 75% भार पर कॉपर लॉस कितना होगा। देखो मैंने कई बार बताया है कि फुल लोड पर जो कॉपर लॉस होता है उसको आप रेजिस्टेंस के बराबर मान लिया करो, यानी कि रेजिस्टेंस 1600 ओम है और जिस लोड की गणना आपको करनी होती है उसको आप लोड करंट मान लिया करो। यानी 75% भार है तो आई 75 मान लो। 75 का मतलब होता है 3/4 एम्पियर, ठीक है। अब पावर का फॉर्मूला लगा दो, I² इंटू आर कर दो, उत्तर आ जाएगा। 3/4 की स्क्वायर कर दो और इंटू आर कर दो। 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो उत्तर आएगा 900 वाट। कई बार बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट 75% निकाल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर की कौन सी वाइंडिंग मोटे तार कम टर्न की होगी। देखो भाई, अगर टर्न कम है तो वोल्टेज भी तो कम होंगे ना, और कम वोल्टेज वाली को क्या बोलते हैं, LV। प्राइमरी सेकेंडरी पे तो ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई भी वाइंडिंग प्राइमरी या कोई भी वाइंडिंग सेकेंडरी होती नहीं है। LV HV की बात होती है तो लो वोल्टेज वाली कम टर्न की होगी, ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि सीरीज रेजोनेंस पर नेट रिएक्टेंस कितना होगा। नेट रिएक्टेंस 0 होगा, क्योंकि XL और XC बराबर होते हैं।
परिणामी रिएक्टेंस कितना आएगा, दोनों के अंतर के बराबर। दोनों का अंतर कितना है, 0 है। अगला प्रश्न, समांतर RLC परिपथ में सर्किट कैपेसिटिव होगा कब, जब इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान ज़्यादा हो। क्यों, क्योंकि XL का मान जब XC के मान से ज़्यादा होगा तो IL की अपेक्षा IC का मान ज़्यादा होगा, और समांतर में करंट मैग्निफिकेंट होती है। मैग्निफिकेंट मतलब परिपथ को निर्धारित करने वाला घटक जो है वो वही होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में कोई पी एन जंक्शन नहीं होता, तो वो शॉर्टकी डायोड है। 0 पीएन जंक्शन है, क्योंकि इसको एक तरफ एन मटेरियल होता है और एक तरफ मेटल होता है, पी होता ही नहीं है। सबसे फास्ट डायोड भी यही मानते हैं, रिवर्स रिकवरी टाइम इसका सबसे कम है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करते हैं वोल्टेज गेन के लिए, क्योंकि करंट गेन तो इसकी अल्फ़ा होती है और अल्फ़ा का मान इकाई से कम होता है, जबकि वोल्टेज गेन अधिक होती है। तो बस दोस्तों, यही थे आज के 25 प्रश्न। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके स्कोर बताएं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड जरूर करें।